हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे थे, काइनेमेटिक्स से जितना पढ़ाया था सारे हमने प्रीवियस के क्वेश्चंस करे थे। मैं तुम्हें क्वेश्चंस वो और सेंड करूंगा, तुम वो भी ट्राई करो, उसको डाउट्स में पूछो, ठीक है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तुम्हें न्यूटन के कुछ लॉज पता होने चाहिए। न्यूटन ने बेसिकली हमें 3 लॉज दिए हैं मोशन में। अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज चल रही है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर न्यूटन ने हमें 3 लॉज दे रखे हैं, हमें वो पढ़ने। अब वो पहला लॉ क्या है देखते हैं उसे। इसे फर्स्ट लॉ कह सकते हो तुम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये क्या है समझते हैं। तो यहाँ एक बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में छोटा छोटा लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि अ बॉडी कंटिन्यूज, लिख लो साथ साथ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force, बॉक्स से बाहर आ गया, तुम्हें नहीं आना, is applied। तो ये क्या है, a body continues its state of rest or of uniform motion until and unless an external force is applied। इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी है, सपोज हमारे पास एक कार है, सपोज मर्सिडीज है, ये डिजाइन नहीं होता लेकिन कोई नहीं, ठीक है। यहां पर हमने इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब फोर्स कितना है, 0। और सपोज इसका स्पीड कितना है, सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अगर हम इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रहा है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का पहला लॉ है। इसी का एक और एग्जांपल क्या है कि सपोज यही कार एक जगह आकर रुक गया। अगर ये रुक गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, कितना हो गया, 0। और अगर इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब ये रेस्ट में है और हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फोर्स कितना लिख देता हूं, 0, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं, ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो न्यूटन का पहला लॉ का 2 एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, कब तक, जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, उसे रोकने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। अगला केस, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एक जगह रुका हुआ है और तुम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, खुद सोचो, ये हैंड पर मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर पे तुम कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या ये आगे बढ़ेगा, नहीं, ये वही रहेगा। दैट्स व्हाई ये न्यूटन का पहला लॉ है। तो इसके 2 एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं, ये और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यहां लिख देते हैं सेकंड लॉ, और वो क्या है, उसका पहला फॉर्म है फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है समझते हैं। देखो, मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसको हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मानते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किया जा रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा होगा, तो जो क्वांटिटी बन के आएगी उसे मोमेंटम कहते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला, कंसेप्ट समझते हैं क्या है। सपोज ये मार्कर है, यह एक बुलेट है, गन वाली बुलेट, इसको मैं फायर कर रहा हूं, यहां पर ये स्ट्राइक करेगी। जब ये बुलेट स्ट्राइक करेगी, बुलेट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। बुलेट के पास क्या कोई मास है, हाँ है, इसका वेलोसिटी 0 होगा। टकराने पर क्या मास 0 होगा, नहीं, मास 0 नहीं होगा। इसका मतलब जब मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा, बुलेट आगे बढ़ रही है, बुलेट के पास क्या है, वेलोसिटी है, और मास और वेलोसिटी साथ साथ जब होंगे तब हम क्या कहेंगे कि अ बुलेट व्हिच इज हैविंग सम मास हैव अ वेलोसिटी, देयरफॉर इट हैज सम मोमेंटम। तो अगर कोई बॉडी के पास मास है और साथ साथ वो मूव कर रहा है, दैट मींस उसके पास क्या है, मोमेंटम है। तो व्हाट इज मोमेंटम, अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट व्हिच इज हैविंग सम मास
एंड possess some velocity, तो हम वहां मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कह देते हैं। अब जब ये बॉडी आगे बढ़ रही किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होने पर क्या जीरो हो जाएगा? मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इस बॉडी के लिए तो मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन वो मोमेंटम इसने किसको ट्रांसफर कर दिया? वॉल को। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड होता है जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, कोलाइड करती है, तो वहां पर कोलिजन मतलब टकराना, कोलाइड करती है, दो बॉल्स टकरा गई, कोलाइड कर गई, तो वहां पर मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे हमने पूल वाला गेम खेला होगा जिसमें हम बॉल को स्ट्राइक करते हैं स्टिक से, तो वो बॉल दूसरी बॉल से टकराकर अपनी स्पीड को कम कर देता है और दूसरे वाले की स्पीड को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, वहां पर सरल भाषा में क्या? वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। समझ में आया? ठीक, टॉपिक पर आते हैं। तो अगर ये मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है, अगर मोमेंटम टाइम के साथ वेरी करे, अभी कुछ है अब कुछ और हो गया, तो उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो when momentum vary with respect to time, then that is called force। कौन है ये? किसने बताया? न्यूटन ने सेकंड लॉ में दिया है हमें कंसेप्ट। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक फॉर्मूला आता है जो तुम्हें याद भी हो सकता है अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो। वो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए। देखो कैसे आएगा, समझते हैं। यहां इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लिखते हैं F, ये d अपॉन dt ऐसे ही रहने देते हैं, और यहां पे क्या लिख देते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहां क्या मेंशन कर सकता हूं? mv। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज m? m मतलब मास, मास मतलब कांस्टेंट। हमने तुम्हें एक यूनिट वेक्टर वाला, अभी पोजीशन वेक्टर वाला पीछे क्वेश्चन कराया था, वहां पर जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी, जो स्केलर वैल्यूज थी, उनको डिफरेंशिएशन के बाहर ले रखा था। इसका मतलब ये मास को मैं क्या ले सकता हूं? डिफरेंशिएशन के आउटसाइड। तो मैं क्या लिख सकता हूं? m डॉट d अपॉन dt एज इट इज, और यहां पर क्या बच गया? v बच गया। देखो m बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो m एज इट इज लिखा, d अपॉन dt, v क्या पढ़ूंगा मैं इसे? dv अपॉन dt। व्हाट इज dv अपॉन dt? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या बन गया फोर्स का फॉर्मूला? ma। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, इसी से F इक्वल्स टू ma आया है। डन। अगला थर्ड लॉ। इस पे कुछ एग्जाम में बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इन लॉज पर, तो वो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू ईच एंड एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction। ठीक है, to each and every action there is an equal but opposite reaction। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी पर एक्शन किया जाता है, तो उस बॉडी पर जिसने एक्शन किया है उस वाली बॉडी पर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। फिर से बोलते हैं, फिर और डीप में समझाते हैं। क्या? टू ईच एंड एवरी एक्शन, हर एक बॉडी जो किसी बॉडी पर एक्शन कर रहा है, इसे स्ट्राइक कर रहा है, तो उस जिस बॉडी ने स्ट्राइक करा है उस बॉडी पर ये वाला बॉडी वापस में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स जो अप्लाई होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है देखते हैं। ठीक है, तुम्हें लैंग्वेज तो यही याद करनी है, डेफिनेशन यही है इसका। ठीक है, जो न्यूटन ने बताया, इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? एक बॉल है जिसका मास है m1। ठीक है, एक बॉल है जिसका मास है m2। सपोज ये बॉल्स किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी v1 और ये मूव कर रहा था v2 से। ठीक है, अब तुम सोच के बताओ ये दोनों क्या कोलाइड कर सकती हैं? हाँ कर सकती हैं। किस केस में? सपोज v1 का वैल्यू v2 से ज्यादा हो। कैसे? सपोज ये तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा है?
इस वाले की m1 मास वाले की, तो क्या ये टकरा जाएंगे? हाँ, ये तेज चल रहा है, टकरा देगा। और अगर ये कोलाइड करेगा तो सिचुएशन क्या होगा? देखो यहाँ समझो, सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि ये वाला बॉडी क्या करेगा, ये वाला बॉडी इस वाले बॉडी पर फोर्स लगाएगा। सपोज इसने F1 लगाया, क्या लगाया? फोर्स F1। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये वाला बॉडी भी इस पर वापस फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? ओरिजिनल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ओरिजिनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ये वाला बॉडी वापस किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स का वैल्यू होगा वो न्यूटन क्या कह रहा है? इक्वल होगा, सेम होगा। तो कितना फोर्स लगेगा? F1 ही लगेगा। मतलब हमने क्या करा, इस वॉल पर, बोर्ड पर पंच मारा, तो क्या होगा? जितने फोर्स से मैं पंच वॉल पे मारूंगा, वॉल भी उतने ही फोर्स से मेरे हाथ पर मारेगा। और यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तुम जिस तरीके से एफर्ट लगा के पढ़ाई करोगे, तुम जितना एफर्ट अपनी स्टडी पे दे रहे हो, तुम्हें रिटर्न भी उतना ही मिलने वाला है, ना ज्यादा ना कम। तुम अगर इस कंपटीशन की तैयारी के लिए दिन रात एक कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन की स्ट्रैटेजी तुम्हारी तैयार है, सब कुछ तुम बड़ी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ये जो लॉ है ये नेचर को फॉलो करते हैं, कुछ लॉज, नेचुरल चीजें ऐसी ही हैं। ये न्यूटन ने जो बताया लॉज, वो नेचर को देख के बताए हैं, ठीक है? तो ये नेचर से भी सिंक्रोनाइज होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब इसको तुम नोट करो, मैं रब करता हूँ, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है, अभी यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें थ्योरम पढ़नी है हमें, जो कि है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है? और जो भी नोट्स बनाओ साफ राइटिंग में बनाओ, वही नोट्स तुम्हें एग्जाम के टाइम पर मिनिमम टाइम में रिवाइज करने। तुम जितना सही नोट्स बनाओगे उतना जल्दी रिवाइज होगा, और उतना ज्यादा टाइम मिलेगा तुम्हें उस सब्जेक्ट पर फोकस करने में जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है, जो बहुत हार्ड है या लेंदी है, ठीक है? तो क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या होता है? और हाँ, नोट्स बनाने के लिए एक पेन से कभी नोट्स मत बनाओ। मतलब ये नहीं कि तुम ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो सारा कुछ ब्लू से लिखा हुआ है, हेडिंग भी ब्लू से है, अंदर का कॉन्टेक्स्ट भी सारा ब्लू से है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम 2 पेन यूज करने ही करने हैं, जिसमें हेडिंग तुम्हारा अगर ब्लैक से है तो अंदर का थ्योरी ब्लू पेन से। ये तुम्हें ध्यान रखना है, इससे क्या होगा? विजुअलाइजेशन बड़ी आराम से होगा। तुम गारंटी ले लो, जब जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं कि सिलेबस पाइल अप होते जाएंगे रजिस्टर्स, तुम्हें क्या होगा? अपना ही पढ़ा हुआ समझ में नहीं आएगा कि मैंने लिखा क्या है। तो वो चीजें क्लैरिटी अभी से ही लानी है, तभी आगे जाके सब क्लियर रहेगा नोट्स में, ठीक है? तो कोई नहीं, ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है, चीजों को आराम से लेना है, ठीक है? अब क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? देखो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसका कीवर्ड, समझते हैं तभी समझ में आएगा टॉपिक, है ना? अब मैं ऐसे कुछ समझा दूं उससे फायदा है नहीं, कीवर्ड्स को समझते हैं। तो पहला क्या कीवर्ड क्या है? इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स, ये समझते हैं। अब देखो इम्पल्स हमने कहां प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, पहले ये समझते हैं। सपोज मैं क्या करूं, इस मार्कर को छोड़ दूं, या फिर तुमने कहीं पावर प्रेस देखा होगा, प्रेस देखा होगा, PRESS प्रेस, वो एक मशीन होती है घर में जो खाना खाने के लिए यूज एंड थ्रो वाली प्लेट्स होती हैं, ठीक है? वो प्लेट्स जो बनती हैं वो प्रेस वाली मशीन से बनती हैं। उसमें क्या होता है, एक सांचा होता है जिसमें हम वो थर्माकोल की शीट लगाते हैं, ऊपर से प्रेस आता है और वो शीट पे इंप्रेशन डालकर वही पूरा कैविटी बना देता है। तो वहां पर होता क्या है कि एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, किसकी हेल्प से? प्रेस की हेल्प से। इसे मैं प्रेस कह देता हूं, ठीक है? और यहां पर मैंने क्या बना रखे हैं? कुछ इंप्रेशंस बना रखे हैं जो शेप मुझे चाहिए। यहां पर मैंने क्या करा, एक थर्मोकोल की शीट लगाई, नीचे मैंने होल्ड करने के लिए एक ब्लॉक लगाया, और जब ये प्रेस ऊपर से आएगा तो इसे यहाँ पहले हटाते हैं, इसे ऊपर से लेकर आते हैं। अभी ये यहाँ नहीं है, ठीक है? अभी कहाँ है प्रेस? हमारा ऊपर है। हमने क्या करा, इसे यहाँ पर छोड़ दिया। जब हम इसे छोड़ेंगे, ये प्रेस बहुत तेजी से फोर्स लगा रहा हूं, इसका वेट बहुत ज्यादा है। सपोज ये कितना टन का है? ये मान लो 1 टन का है। 1 टन मतलब 1000 kg, सॉरी 1000 kg, इतना इसका वेट है, मास है, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इसे छोड़ दिया, ये बहुत तेजी के साथ आएगा, इस पर क्या कर देगा, इसे बिल्कुल प्लेन कर देगा और इस पर इंप्रेशन बना देगा और प्लेट फॉर्म हो जाएगी। तो प्लेट ऐसे बनती है, इसे पंचिंग प्रेस कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर तुम देखो एक कंसेप्ट समझने का, क्या कि जब ये पंच नीचे आ रहा होगा जैसे ही टकराएगा,
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिली सेकेंड्स के लिए होगा और फिर ये पंच उठकर वापस चले जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सपोज, अब ये रब करता हूं, सपोज यहां पर 100 एग्जांपल के लिए 100 न्यूटन का फोर्स था। कितना फोर्स था? 100 न्यूटन का। ये 100 न्यूटन का फोर्स जब मैंने पंच को छोड़ा, क्या तब से लगना चालू हो गया? नहीं। पंच प्लेट के जब कांटेक्ट में आया तभी फोर्स का एप्लीकेशन हुआ, और वो पॉइंट ऑफ टाइम कितना है? मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड जो थोड़ा 1-2 सेकेंड्स, ठीक है? तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कम है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट है इंपल्स का। देखो, इंपल्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि इंपल्स मतलब हाई अमाउंट ऑफ फोर्स ही होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, वो फोर्स कौन सा होता है? इंपैक्ट फोर्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंपल्स कहते हैं। या फिर उस फोर्स को, इंपल्स तो कंसेप्ट हो गया, वो भी बताएंगे क्या है, लेकिन उस फोर्स को, वो फोर्स एक मामूली फोर्स नहीं है, वो इंपैक्ट फोर्स है। तो व्हाट इज इंपैक्ट फोर्स? अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन द बॉडी इज कॉल्ड इंपैक्ट फोर्स। और इसी इंपैक्ट फोर्स से अगर मैं आईएम वर्ड ले लूं, तो इसी से क्या बना दिया मैंने? इंपल्स। इंपल्स मतलब इंपैक्ट फोर्स, पल्सेस मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ में आ रहा है? अब देखो, इंपल्स का एक फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। ये मैंने मल्टीप्लाई लिखा, ये लिखा है डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स एक क्वांटिटी है जिसका हमने वैल्यू बना ली कि फोर्स और टाइम का जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा उसे मैं इंपल्स कहूंगा। अब ये हम क्यों करते हैं ऐसा? ये हम फॉर्मूले क्यों बना लेते हैं? अपने कैलकुलेशन के ईज के लिए। जब बड़ी बड़ी रिसर्च होती है किसी इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें इंपल्स की वैल्यू वहां कैलकुलेट नहीं करनी, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कुछ टेबल्स हम बनाते हैं, वहां से चार्ट देखकर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च के लिए छोटी छोटी टर्म्स बना देते हैं और उसको इंपल्स कह दिया हमने। ठीक है, तो ये कोई मीनिंग नहीं इसका, बस एक फॉर्मूला है। दूसरा, आगे देखो। अब ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे समझ लेते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, impulse equals to change in momentum। impulse का मतलब होता है change in momentum। ये क्या है? impulse momentum theorem। मतलब impulse momentum theorem का स्टेटमेंट क्या है कि impulse equals to change in momentum। ये कैसे आया होगा देखते हैं। देखो, हमें पता है फोर्स होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स होता है, एक सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इजंट इट? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां फोर्स और टाइम की मल्टीप्लिकेशन ले जाओ तो वो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। देखो, फोर्स मल्टीप्लाई dt विल बी व्हाट? dp। क्या होता है ये? पढ़ो इसे, क्या लिखा है ये? फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल dt या डेल्टा t, अभी के लिए सेम समझो। तो फोर्स मल्टीप्लाई चेंज इन टाइम, स्मॉल टाइम, इज व्हाट? dp। व्हाट इज dp? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज dp? चेंज इन मोमेंटम। तो ये तो हमें पता ही था, ये कुछ नया नहीं है। तो व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम को क्या कहते हैं? देखो यहां लिखवाया, क्या कहते हैं? इंपल्स। तो इंपल्स क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। ये तुम्हें थ्योरम याद रखना है। ठीक है, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ लिया। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं। इसको अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम फुल फॉर्म में लिखना। ये शॉर्ट फॉर्म है law.com। ये क्या है देखते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहां तुम लिख लो, लेकिन इसे तुम शॉर्ट में भी याद कर सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं बस तुम्हारे शॉर्ट याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम इसे याद कर सकते हो, लो कॉम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कुछ, ये मेरा बना आगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का क्या मतलब है कि किसी भी दो बॉडीज में जब कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन के दौरान, कॉलिजन के टाइम पर दोनों बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने
कि जब भी दो बॉडीज का कॉलिजन होगा, दो बॉडीज जा रही हैं, कोलाइड कर गई, आगे फिर से चल रही हैं, तो उन दोनों के बीच में जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में बना रहेगा। ये मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है, ठीक। अब देखो, suppose there are two bodies, one having mass m1, other having mass m2, they both have different velocities, that is v1 and v2, right? And suppose after collision, ये क्या है, collision से पहले का situation, before collision, ऐसा कर लेते हैं, velocity को u1 u2 कह लेते हैं, और फाइनल को क्या कह देंगे, टकराने के बाद क्या होगी वेलोसिटी, v1 v2, उन्हें v1 v2 कर लेंगे। तो ये u1 u2 क्या है, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज, और ऑब्वियसली अगर कॉलिजन होगा तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, वरना कॉलिजन ही नहीं होगा, ये तो आगे भाग जाएगा अगर u2 ज्यादा होता तो। ये बात क्लियर है। आगे कॉलिजन से पहले का सिचुएशन सीन ये है, जैसे हम इंग्लिश में सीन्स पढ़ते हैं तो वही है, बिफोर कॉलिजन सीन ये है, और आफ्टर कॉलिजन सीन देखो क्या होगा कि बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटीज क्या हो गई, v1 v2 चेंज हो गई। और अगर वेलोसिटीज चेंज हो गई तो ये कौन सी सिचुएशन हमने क्या दी, आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद की सिचुएशन। समझ में आया? अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं पी बताओ, व्हाट इज पी? इनिशियल मोमेंटम। पी को मैं शॉर्ट में क्या मतलब इनिशियल मोमेंटम को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं, पी। तो व्हाट इज पी? तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि ये जो मैंने हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करी है, बॉक्स ड्रॉ करा है, इसका मतलब है सिस्टम। क्या मतलब है इसका? सिस्टम। सिस्टम मतलब ये दोनों बॉडीज को मैं इस समय एक सिस्टम मान रहा हूं, और अगर मैं इन दोनों बॉडीज को सिस्टम मान रहा हूं तो इसे मैं एक पूरा एक कंसेप्ट एक लेकर चल रहा हूं, इन्हें मैं एक प्रोसेस मान रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं तो मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। इस वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इसी की वेलोसिटी, ठीक। सेकंड प्लस मतलब ऐड करेंगे, क्योंकि सिस्टम में कितनी बॉडीज है, दो, तो दोनों के मोमेंटम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगला, दूसरी वाले बॉडी का मास कितना है, m2, वेलोसिटी कितनी है, u2, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, m2 u2। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास की और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिंपल। आगे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो वो तुम लिख के दिखाओ, वीडियो को पॉज करो, लिख के देखो, ठीक। देखो फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1, इस वाली बॉडी का क्या हो गया, m1 v1, प्लस इस वाली बॉडी का क्या हो गया, m2 v2। दोनों क्या होने चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं P इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये तुम्हें याद रखना है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहीं फॉलो हो रहा है तो उसका मतलब ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब ये m1 u1 प्लस m2 u2। सपोज 2 बॉडीज है, तुमने ऐसे लिखा, सपोज 3 बॉडीज होती तो हम और ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे हिसाब से लिख लो, ये v2 है, डन। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तुम्हें याद रखना है। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकल भी और कुछ कंसेप्चुअल, तो वो देखेंगे। इसे रब कर लो, डन, ठीक है। तो अब अगला एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो है लिफ्ट प्रॉब्लम्स। तुम्हें लिफ्ट के डिफरेंट केसेस पता होने चाहिए, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहला केस क्या है कि हमने तुम्हें एक लिफ्ट शो करा है, इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट है W। ये W डाउनवर्ड होगा, वेट डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड, ठीक। वेट डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है, सपोज यहां पर अर्थ है, तो अर्थ क्या होगा, इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, दैट्स व्हाई वेट इज डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि व्हाट इज वेट, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस। वेट क्या है, वेट एक टैक्स है, इसको ऐसे समझो, वेट क्या है, एक टैक्स है जो इस प्लेनेट पर रहने पर हमें देना पड़ता है। कैसे? अगर हम ज्यादा खाएंगे हम मोटे हो जाएंगे, हमारा मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, हमारा वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर वेट बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि अर्थ ने हम पर टैक्स ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, ठीक। आगे अब देखो यहां पर क्या है, ये ब्लॉक है, इसका वेट है W डाउनवर्ड। अब ये रिएक्ट, ये सब बाद में देखेंगे। अगला जो केस है उसमें भी लिफ्ट है और ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन दोनों केस में डिफरेंस देखो क्या है, एक केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट के ऊपर जाने की डायरेक्शन शो करी है मैंने,
और दूसरे केस में लिफ्ट नीचे आ रही है, वो डायरेक्शन मैंने शो करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पहले केस की बात की जाए तो व्हाट इज ये ए क्या है? ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों होगा? तुम खुद सोचो, अगर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर है और उसे ऊपर जाना है तो कोई फोर्स तो लगेगा ना, और जो फोर्स लगेगा तो उस फोर्स से क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जहां फोर्स वहां पर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। कब तक आएगा? जब तक कोई रुकावट नहीं है। देखो, इस बॉडी को मैंने हिट करा ब्लॉक से, क्या कोई एक्सेलरेशन आया? नहीं। लेकिन फोर्स लगा था। एक्सेलरेशन क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वॉल है। आगे, ये एक्सेलरेशन किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर लिफ्ट नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। यहां समझते हैं, यहाँ पर अब देखो क्या है कि सपोज एक सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है। ठीक है, तुम्हारे पास टेबल होगा, टेबल का सरफेस है, इस पे तुम्हारा एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? बुक के पेजेस हमने शो करें तो ये बुक है। इस बुक का कुछ वेट होगा। ठीक है, वो वेट हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सीजी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये तुम्हें याद रखना है। वेट कहां से एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक, आगे, जब ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्या तुम ये बात समझ रहे हो कि ये बुक टेबल पर एक फोर्स लगा रहा है? वो फोर्स कितना है? बुक के वेट के बराबर। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस अगर ये बुक इस टेबल पर फोर्स लगा रहा है वेट के बराबर, तो ये टेबल भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक, उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? रिएक्शन। और रिएक्शन को मैंने किससे शो करा है? आर से। समझ रहे हो? इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सपोज ये रिएक्शन नहीं लग रहा, ये रिएक्शन कितना मान लो अभी के लिए? 0। अगर ये रिएक्शन 0 हो गया, तुम समझ पा रहे हो, इस वेट की वजह से ये टेबल झेल नहीं पाएगी इसे, और ये बुक अंदर चली जाएगी, टेबल के आर पार निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने के लिए मिला ही नहीं। इसीलिए क्या तुम देख पा रहे हो, इस केस में अगर ये बुक टेबल पर रुका हुआ है तो वो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर है डब्ल्यू के। रिएक्शन ने क्या करा? वेट को काउंटर कर लिया। ये बात क्लियर? ठीक है, तभी रुक पा रहे हैं। लेकिन अगर ये मूव कर गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो वेट ज्यादा है या फिर रिएक्शन कम है। दोनों के कुछ भी करें। अब यहां देखो, अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो ये ब्लॉक जो है लिफ्ट के सरफेस पर है, और अगर ये सरफेस पर है तो क्या होगा? रिएक्शन जनरेट होगा। ये बात क्लियर हो गई? यहां भी यही चीज है, ब्लॉक वेट लगा रहा है तो क्या दे रहा है? सरफेस लिफ्ट का रिएक्शन दे रहा है, देगा ही देगा। आगे देखो, लेकिन इस केस में और इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? इस केस में हम मूव नहीं कर रहे हैं, बुक मूव नहीं कर रही है, लेकिन इस दोनों केस में बुक कह रहा हूं, ब्लॉक लिफ्ट पूरा मूव कर रहा है। तो कंसेप्ट अलग हो जाएगा थोड़ा। क्या होगा देखो, अगर यहां पर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्या तुम ये बात समझ सकते हो कि ऐसा तभी हो पाएगा जब लिफ्ट ब्लॉक पर एक ऐसा फोर्स लगाए जो ब्लॉक के वेट से ज्यादा हो। क्या मतलब है इसका? फिर से बोलता हूं, देखो यहां समझते हैं। अगर ये लिफ्ट ऊपर जाना चाहता है तो क्या तुम ये बात सोच सकते हो कि लिफ्ट को मिनिमम कम से कम उतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा जितना ब्लॉक का वेट है। तुम लिफ्ट के अंदर कितने भी लोग चढ़ जाओ, पैसेंजर अंदर चढ़ गए, लिफ्ट के अंदर भीड़ हो गई, लेकिन तुम्हें लिफ्ट सिग्नल दे देता है कि कुछ पैसेंजर्स को बाहर उतारो, कुछ पर्संस को बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि लिफ्ट की एक कैपेसिटी है, वो पर्टिकुलर उतना ही वेट उठा सकता है, तो तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए लिफ्ट का क्या है कि लिफ्ट को एक फोर्स लगाना है तभी चीजों को उठाना है। तो इसका मतलब क्या तुम देख पा रहे हो, ये रिएक्शन जो है वो हमेशा वेट से ज्यादा होगा। क्यों वेट से ज्यादा होगा? क्योंकि लिफ्ट को ऊपर जाना है। अगर लिफ्ट को ऊपर जाना है तो व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? क्या तुम्हें इस पूरे डायग्राम में कोई अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या है वो? रिएक्शन। तुम ध्यान से देखो, रिएक्शन इज द वन एंड ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक। ऑन द ब्लॉक, बार बार बोल रहा हूं, ऑन द ब्लॉक।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ज्यादा होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं तुम्हें मैथमेटिकली भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम सीडीएस का पढ़ रहे हो, बेसिक चीजें कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर, अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड केस में लिफ्ट को कहां जाना है, नीचे जाना है। तुम सेकंड केस में खुद सोचो कि नीचे जाने के लिए कौन सा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, W। कौन सा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W। तो यहां पर वेट ज्यादा होगा कि रिएक्शन ज्यादा होगा, इस केस में वेट ज्यादा होगा। देखो वेट ज्यादा है, ग्रेटर देन इस तरफ है, तो वेट क्या है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो mg देखो ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो जब भी लिफ्ट नीचे आता है रिएक्शन कम होता है, लिफ्ट ऊपर जाता है रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा। तुम्हें अगर ये एक बार में समझ में नहीं आया, तुम रिवाइंड करो अभी के अभी, लेकिन क्लियर करके ही आगे बढ़ो। डन। देखो सेकंड केस में क्या हुआ, रिएक्शन कम है, फर्स्ट केस में रिएक्शन ज्यादा है। इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है उस केस में पैसेंजर को, पर्सन जो अंदर है, उसको अपना वेट क्या फील होता है, फील मोर वेट। इसे सही से लिख लो, फील मोर वेट। उसे अपना वेट ज्यादा लगता है। क्या लगता है, वेट उसे अपना ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, रिएक्शन ज्यादा लग रही है, हमें ऐसा फील होता है हमारा वेट ज्यादा है। तो जब भी हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर से किसी फ्लोर से ऊपर जा रहे होते हैं, तो हमें अपना वेट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वेट ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्शन हमारे वेट से ज्यादा है। और ये फील होगा, एक्चुअल में हमारा वेट नहीं बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ गया भाई, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। क्या मास चेंज हो गया हमारा लिफ्ट के अंदर जाने में, नहीं। क्या ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की चेंज हो गई, नहीं। तो वो सेम है, हमें एपरेंट वेट, इसे बोलते हैं एपरेंट वेट। जो फील होता है ना अलग से, उसे एपरेंट वेट बोलते हैं, अपैरेंट वेट। ठीक है, अब देखो सेकंड केस देखो, सेकंड केस में रिएक्शन कम होगी। अगर रिएक्शन कम हुआ, दैट मीन दिस इज द केस इन विच वी फील वेटलेसनेस। यही वो केस है जिसमें हमको वेट अपना कम लगता है। तो जब भी हम लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं, तब हमें क्या लगता है कि एक वेटलेसनेस की फीलिंग आती है कि हमारा वेट कम हो गया, मुड़ने वाले। लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, थर्ड केस क्या है, a लेस देन g। यहां पर क्या लिखा है कि a का वैल्यू जो हो जाए वो g से कम हो जाए। उस केस में बॉडी क्या होगा ना, बॉडी राइज कर जाएगा सीलिंग पे। बॉडी क्या कर जाएगा, सीलिंग पे राइज कर जाएगा। वो कौन सा केस होगा, जब ये बॉडी उठ के ऊपर आ जाए। समझ लो, a लेस देन g का मतलब क्या होता है, देखो a लेस देन g, अगर a g के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्री फॉल। क्या कहते हैं उसे, फ्री फॉल। और अगर a g के बराबर हो गया तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फ्री फॉल होता है, तब तो फ्री फॉल लगेगा, ऐसा लगेगा वेट है ही नहीं। लेकिन वेट है ही नहीं, फिर इसके ऊपर का कंडीशन क्या होगा कि हम उठकर सीलिंग तक आ गए, हम टकरा गए सीलिंग तक, और सब खत्म। ठीक है, तो a लेस देन g मतलब डाउनवर्ड। ये कब होता है, इसमें हमें क्या फील होता है कि हम सीलिंग पर राइज कर गए। इन तीनों केस को पढ़ो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछो, वरना से रिवाइंड करके देखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब हमें ज्यादा वेट फील होता है, कब हमें कम वेट फील होता है। और ये तो ऐसे ही, ये जनरल तुम याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।